नमस्कार सभी को। आज मेरे ये एपिसोड में बच्चों को पढ़ाई में कैसे डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं और वो डिफ़िकल्टीज का कैसे सोल्व किया जाए, उसी बात को लेके बात करने वाली हूँ। हम जैसे देखते हैं बच्चों में मेनली पढ़ाई में है तो अंडरस्टैंडिंग का डिफ़िकल्टीज आते हैं, उन लोग को समझने में दिक्कत होते हैं, नहीं तो उन लोग को याद रखने में प्रॉब्लम होते हैं, या उन लोग को चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके अच्छे से लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये सब जो डिफिकल्टीज है, ये डिफिकल्टीज का कारण भी कुछ ना कुछ होगा। तो कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि उन लोग का प्रैक्टिस या रिवीजन कम हुआ होगा, लैक ऑफ प्रैक्टिस और रिवीजन। और दूसरी बात यह है कि एसोसिएटेड हेल्थ हजार्ड्स कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, बौद्धिक बाधाग्रस्तता हो सकता है, श्रवण बाधाग्रस्तता जो बोलते हैं, दृष्टि का बाधाग्रस्तता जो विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। इस टाइप का कोई भी हो, एक अगर हेल्थ कंडीशन हो, या फिर बच्चे अगर कोई बीमारी की वजह से मान लीजिए कि मेडिसिन ले रहा हो, मेडिकेशन चल रहा है बच्चे का या ट्रीटमेंट, तो उसी के चलते भी बच्चों का पढ़ाई में असर पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट, घर के एटमोस्फेयर की वजह से हो सकता है, जैसे कि ओवरक्राउडिंग हो, मतलब कम जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हो, या फिर थोड़ा नॉइजी एटमोस्फेयर होता है, तब भी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर हो सकता है। बहुत सारे बच्चे में हम देखते हैं कि अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन, जैसे कि बच्चे का जो एक चीज में कंसंट्रेट करना होता है, तो वो चीज का स्पैन बहुत कम टाइम के लिए ही बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं, तब भी बच्चों का डिफिकल्टीज आते हैं पढ़ाई में। अगेन, कोई बच्चों में हम प्रॉब्लम बिहेवियर्स देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेंट्रम बिहेवियर रहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सामान पटकते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाई देता है। तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम बिहेवियर हो, वो प्रॉब्लम बिहेवियर भी बच्चों के पढ़ाई में असर करते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगेन, अगर कोई न्यू एनवायरनमेंट में आ गए, मान लीजिए कि मम्मी पापा किसी का ट्रांसफर हो गया, तो साथ में बच्चे भी आ गए, तो सारा एटमोस्फेयर नया हो गया, स्कूल बदल गए, उनके दोस्त बदले हैं, तो ऐसा एटमोस्फेयर में भी बच्चों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते पढ़ाई में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, अगेन, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चों का मोबाइल फोन में या टीवी में बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, ज्यादातर देर टीवी में या मोबाइल के साथ ही बिताना चाहते हैं, तो उसी के चलते भी डेफिनेटली पढ़ाई के लिए टाइम कम हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ओके, तो ये चीज सभी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जितना हो सके उतना अगर हम पढ़ाई को फन बोल के, यानी थोड़ा हंसी मजाक से, इंटरेस्टिंग होता है पढ़ाई। जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होता है तब बच्चे का लर्निंग भी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप कि बच्चे कोई भी चीज सही तरीके से करे तो हमको रीइंफोर्स करना है। नाउ, ये रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट का सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बच्चे को एनकरेज करना होता है। जैसे कि बच्चे कुछ अच्छा किया तो हमको एनकरेज करना है कि हाँ, वेल डन, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, और कोशिश करो। ओके, जनरली क्या होता है पता है, हम जो पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर होते हैं, गार्जियन होते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे कुछ भी गलती करे ना, हम बच्चे बोल देते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं कि ये गलत है तो इसको इस तरीके से ही करना चाहिए, यानी हमने सुधार दिया। ओके, वो एक अच्छी बात है। एट द सेम टाइम यह भी चीज हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे कहीं पे कभी बच्चे सही भी करे ना, तब भी हमको उसी चीज में बच्चे को एनकरेजमेंट करना होता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा, ओके, कीप इट अप, या फिर कैरी ऑन, और आगे करो, इस तरीके का। अगेन, जब हम सिखाते हैं बच्चे को, मेनली टीचर्स लोग के लिए मैं बोल रही हूँ, जब हम बच्चे को सिखाते हैं, हम जनरली क्या करते हैं कि जितना बच्चे को आता है, जो बच्चे जानते हैं, उतना से लेके आगे तक हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है ना, बच्चे को एक लिंक सोचने में, याद करने में, समझने में आसान पड़ता है कि इतना लेवल तक वो जानते हैं, उसके बाद ही आप धीरे धीरे आगे के लेवल का उनको सिखा रहे हैं। ओके, तो उनको रिलेट करने में और रिलेट करके चीजों को याद रखने में आसान पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सही तरीका है। और नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी, उसको हम टास्क एनालिसिस करके सिखा सकते हैं। अब ये टास्क एनालिसिस क्या चीज है? कोई भी एक एक्टिविटी को हम छोटा हिस्सा में बांटे ना, तो उसको टास्क एनालिसिस बोला जाता है। वो एक्टिविटी को, वो काम को, कि हम छोटा हिस्सा में बांट लिया, दैट मीन्स हमने टास्क एनालिसिस किया वो एक्टिविटी का। अभी
ये जो स्टेप बाय स्टेप हो गया एक्टिविटी, ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके बच्चे को करने के लिए एनकरेज करेंगे। वो आज 2 स्टेप इंडिपेंडेंटली यानी किसी का बिना मदद से कर लिया तो इट्स फाइन, हम उनको रीइंफोर्स करेंगे, एनकरेज करेंगे, और दूसरे दिन वो उससे भी और ज्यादा करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, कोई भी एक्टिविटी आप लीजिए, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज हो या को स्कॉलास्टिक कोई एक्टिविटीज हो, सभी में हम टास्क एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और ये चीज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल और ज्यादा इफेक्टिव होता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों में भी। ठीक है, एट द सेम टाइम जनरल बच्चे बोल के हम जिन लोग को सोचते हैं, मानते हैं, उन लोग के लिए भी ये चीज इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है, बहुत आसानी से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट, बच्चे का जो हेल्थ कंडीशन है, कोई स्पेशल नीड्स है या फिर कोई बीमारी की वजह से बच्चे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकेशन चल रहा है उनका, तो वो कंडीशन को भी हमको एक्सेप्ट करके चलना है और उसी के बेसिस में हमको गोल सेट करना है कि ये बच्चे का सो एंड सो कंडीशन है तो वो ज्यादा से ज्यादा 80% तक अचीव कर पाएंगे, इस तरीके का। ये सिर्फ बच्चे को बोलना नहीं है, पर मन ही मन टीचर हो, गार्जियन हो या पेरेंट्स हो, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, दैट मीन्स बच्चे का जो कंडीशन है, बच्चे जैसे है एज इट इज, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमको, और उसी के बेसिस में हम अगर गोल सेट करें, हम अगर सोचे कि ज्यादा से ज्यादा इतना तक वो अचीव कर पाएंगे, तो उसी को हम रियलिस्टिक गोल बोलते हैं। ओके, तो इसी से क्या होता है, इसी से हम बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होते और इन फ्यूचर हम बच्चे को कंपेयर नहीं करते हैं बाकी बच्चों के साथ कि सो एंड सो बच्चे ने ऐसा किया तो आपने नहीं कर पाया, क्योंकि ये कंपैरिजन जो होता है ना, ये बहुत ही खराब चीज होता है और इसी से हमेशा बच्चों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट ही आता है, ज्यादातर जितना हम देखते हैं। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है जो हमें याद रखना अच्छा है। और घर के एटमॉस्फेयर के बारे में अगर मैं बताऊं तो घर में एक स्पेसिफिक कॉर्नर या एक स्पेसिफिक स्पेस बच्चों के पढ़ाई के लिए होना बहुत ही जरूरी है, जहां पे बच्चे एक प्रॉपर पोस्चर में बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे, टेबल में पढ़ेंगे, इस तरीके का एक मतलब पोजीशन में, तो वो होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि कभी जगह नहीं मिला तो बेड में पढ़ लो, कभी किसी दिन टेबल में बैठो, ऐसा होने से ना पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो इसीलिए नेक्स्ट, पढ़ाई के लिए एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए और वो शेड्यूल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि एक टाइम में पढ़ाई का है तो दूसरा 1 घंटा या आधा घंटा दूसरा थोड़ा एक स्लॉट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, बच्चे के हॉबी एक्टिविटीज के लिए होना जरूरी है। ओके, उसके बाद अगेन पढ़ाई के लिए और एक स्लॉट रहेगा। तब क्या होता है ना, सभी एक्टिविटीज एक साथ रहे ना तो बच्चे को वो रूटीन फॉलो करने में आसान पड़ता है और इंटरेस्टिंग होता है। ओके, ये एक जरूरी चीज है। नेक्स्ट, पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम होना जरूरी है। जो टाइम, जैसे कि मैं अभी शेड्यूल के बारे में बताया ना, तो वो शेड्यूल के हिसाब से अगर हम चले तो फिक्स टाइम एक हो ही जाएगा, बस वो टाइम को फॉलो करना है, उसी टाइम में पढ़ाई करना है, दैट्स ऑल। और पेरेंट्स को ये सब चीज में बहुत ज्यादा विजिलेंट यानी कंसर्न रहना जरूरी है कि मेरे घर का एटमॉस्फेयर ठीक तो है मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा होशियार रहना जरूरी पड़ता है। ओके, अगेन बच्चे जब प्रॉब्लम बिहेवियर दिखाते हैं तो बच्चे का बिहेवियर हमेशा, कोई भी बिहेवियर हो, कोई ना कोई रीजन के वजह से ही होते हैं, कॉज के वजह से ही होता है। तो वो बिहेवियर को बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए गार्जियन और बीइंग ए टीचर हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है ये बिहेवियर। दैट मीन्स वो एटमॉस्फेयर कौन सा है, जो एटमॉस्फेयर में बच्चे ने सो एंड सो बिहेवियर दिखाया। ओके, और वो बिहेवियर दिखाने के बाद इमीडिएटली बाद क्या हुआ, वो है कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मजाक से होने से भी बच्चे को छेड़ दिया, बच्चे को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, तो वो कुछ सामान उठा के पटक दिया। ओके, तो पटक देने के बाद क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर में बाकी जो लोग इनको छेड़ा था मजाक से, मस्ती से, वो लोग भी हंसने लगे या फिर और कुछ नहीं बोले। तो बात यह है कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर जिस सिचुएशन में हुआ, वो सिचुएशन को हम एनालाइज करें कि मेरे बच्चे क्यों ऐसा किया, तब हमें क्या पता लगेगा कि ये जो सिचुएशन हुआ था, ये सिचुएशन को हम रोक सकते थे। ओके, तो क्या होगा, हम जब बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो जो सिचुएशन में जो एंटीसीडेंट फैक्टर के वजह से बच्चे पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं, दिखाते हैं, वो सिचुएशन बहुत टाइम में हम कंट्रोल कर सकते हैं या बिल्कुल होने ही नहीं दे सकते हैं।
उसी समय में प्रॉब्लम बिहेवियर बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। अभी का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी बहुत टाइम में हो सकता है कि बच्चे का पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, पर एक बात हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि बीइंग ए पेरेंट और गार्जियन, हमें बच्चों को रियलिस्टिक चीजें बताना जरूरी है कि अभी का एटमोस्फेयर है ही ऐसा, तो पढ़ाई होगा ऑनलाइन में, एग्जाम भी होगा ऑनलाइन में, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हमें कोई डिफिकल्टीज है तो वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सीखना, ऑनलाइन पढ़ना हम सीख सकते हैं, नहीं आता है तो। लेकिन ये चीज को लेके बच्चे को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज बच्चे को फील कराना है पेरेंट्स या गार्जियन लोगों को। ओके, ये जो मोबाइल फोन और लैपटॉप ये सब जो यूज होता है, ये सब तो गैजेट्स यूज तो होगा ही अभी, पर जितना हो सके इसका यूज मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज मतलब कैसे करेंगे, जितना देर तक क्लास टाइम है, जितना देर तक ट्यूशन टाइम है उतना चल गया, उसके बाद जितना हो सके इसको कम यूज करें तो बेहतर है। इसी के लिए बच्चों के पास कुछ एक्टिविटीज हो तब भी वो उसी एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे ना, तो इसी के लिए घर में हम पेरेंट्स लोग रहते हैं, गार्जियन रहते हैं, तो हम बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज हो, उसी एक्टिविटीज में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी थोड़ी देर मदद कर सकते हैं। ओके, उनके शेड्यूल के अनुसार फ्री टाइम में ओके मदद कर सकते हैं। तब क्या होगा, काम में थोड़ा ब्रेक मिलेगा। पढ़ाई लगातार पढ़ाई होने से भी क्या होगा, एक मोनोटोनी हो जाएगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए थोड़ा चेंज के लिए थोड़ी देर कुछ एक्टिविटीज में लगाए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, उसके बाद फिर वो पढ़ाई में जाए, इस तरीके का। ओके, तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। या फिर दिन में कोई भी एक टाइम को हम फैमिली फन टाइम करके सोच सकते हैं, जैसे कि उसी में घर के अंदर जो लोग है ना, सभी लोग आके एक साथ रहेंगे, कोई मस्ती का काम करे, मतलब कोई डांस हो, कोई गाना हो, ऐसा कुछ करे, या फिर कोई एक कुछ आइटम ही बनाए, कुछ भी कीजिए सभी लोग मिलके। तो वो जो फैमिली फन टाइम होगा ना, सभी एक साथ करेंगे, तो उसी में एंजॉय भी करेंगे और बच्चे कभी मोबाइल या लैपटॉप्स के पास, टीवी के पास जाने के लिए थोड़ा ध्यान कम रहेगा। ओके, अगेन टीवी और मोबाइल के पास अगर पेरेंट्स को ज्यादा देर तक बैठते हुए देखें तो बच्चे ऑटोमेटिकली जाने के लिए सोचेंगे, ये फैक्ट है। तो इसमें मैं एक बात बोलना चाह रही हूं कि अगर पेरेंट्स उसी समय में टीवी में बैठे या गार्जियन कोई टीवी में बैठे और बच्चे को बोले कि तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है, तुम जाओ पढ़ो, विल दैट बी पॉसिबल? ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ाई के टेबल में बैठे भी तब भी उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट रूम में टीवी चल रहा है, नेक्स्ट रूम में कुछ हंसी मजाक हो रहा है। तो बात यह है, बच्चे को पढ़ाई के लिए बोले मतलब उसी समय में टीवी नहीं चलना चाहिए घर में। ओके, ऑफ रहना चाहिए, ये मैं बोलने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, ध्यान लगाना पढ़ाई में बहुत जरूरी है, और वो ध्यान तब भी आएंगे जब आसपास में जो चीज से आप बच्चे को हटा रहे हैं ना, वो चीज आप खुद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे का ध्यान वहीं पे ही जाएंगे। ओके, अनदर पॉइंट कि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, पेरेंट्स का भी मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स का अभी क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो पेरेंट्स को ये चीज बच्चे को क्लियरली बताना जरूरी है कि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं 6 आवर्स या 7 आवर्स व्हाटएवर, तो इतना देर तक मुझे गैजेट के साथ रहना पड़ेगा, मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ व्हाटएवर। तो लेकिन उसके बाद मैं आपके साथ भी बैठूंगा या बैठूंगी, टाइम दूंगी। ओके, तब क्या होगा, ये एक प्रॉमिस जैसा हो गया ना, बच्चे आपके लिए वेट करेंगे कि हाँ मम्मा या पापा मेरे साथ बैठेंगे उनका ऑफिस का काम खत्म होने के बाद। और आपको वो प्रॉमिस रखना बहुत जरूरी है। प्रॉमिस किया ना आपने, तो यू नीड टू कीप दैट प्रॉमिस टू। अभी ये जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ ना, ये सब टिप्स ना याद रख के मतलब काम में लगाना बहुत आसान है और बहुत जरूरी भी है एट द सेम टाइम। तो क्या होता है कि स्कूल या क्लास टाइम के बारे में मैं ये बताऊंगी कि क्लासेस डेली अटेंड करना चाहिए बच्चे को, चाहे ऑनलाइन हो कुछ भी हो। ओके, अटेंड करें। टीचर जो बोले वो चीज में हमेशा ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है। ओके, क्लास का कोई भी एक्टिविटीज, ओके, तो वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ये सबको मतलब मान के चलना है कि ऐसे करने से ही एक्टिव रहेंगे बच्चे। ओके, अगेन जो
चीज टीचर ने सिखाया वो चीज का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है उसी को सेपरेट कॉपी में, सब्जेक्ट वाइज सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, वो चीज को नोट डाउन करके इमीडिएटली क्लैरिफाई करना भी जरूरी है। ओके, और घर में हम क्या क्या कर सकते हैं? घर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया पढ़ाई के शेड्यूल के बारे में। ओके, अच्छे से एक गुड पोस्चर में बैठ के पढ़ाई करने के बारे में मैंने बताया। और एट द सेम टाइम डिक्शनरी का यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, ये हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, ये चीज बच्चों को जानना जरूरी है। और नहीं जाने तो कोई बात नहीं, हम सिखा सकते हैं बच्चे को। ओके, और डिक्शनरी कैसा कि हम जितना लैंग्वेज पढ़ते हैं उतना लैंग्वेज का एक एक डिक्शनरी बच्चों के पास होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मेरा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, उससे अलावा भी मान लीजिए कि मेरा सारा बुक्स इंग्लिश में ही है, तो इंग्लिश डिक्शनरी एक मुझे चाहिए। हिंदी एक लैंग्वेज, वो एक सब्जेक्ट है मेरा, मैं पढ़ती हूँ क्लास में, तो आई नीड हिंदी डिक्शनरी ऑल्सो। ओके, और मदर टंग बोल के मेरा दूसरा कोई लैंग्वेज है, कुछ है, तो वो लैंग्वेज का भी एक डिक्शनरी मेरे पास रहना जरूरी है। तो क्या होगा, हम पढ़ते गए, कुछ भी वर्ड हमको पता नहीं है तो हम डिक्शनरी से निकाल लिया और पेंसिल से वो पर्टिकुलर बुक के वो पर्टिकुलर वर्ड के साइड में हम मीनिंग लिख लिया, थोड़ा छोटा करके लिख लिया। ओके, तो क्या होगा, दूसरे दिन जब हम पढ़ेंगे ना, हमको थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड का मीनिंग हमें पता है, तो दोबारा हमको डिक्शनरी नहीं खोलना पड़ेगा। ओके, अगेन हमारा अंडरस्टैंडिंग पहले से थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, हम थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे बातों को। ओके, तो इसीलिए डिक्शनरी यूज करना बहुत ही जरूरी है। अगेन जो होमवर्क रहता है, जो असाइनमेंट रहता है, वो सब ऑन टाइम यानी प्रॉपर टाइम में खत्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मल्टीटास्क करना एकदम ही सही नहीं है। ओके, मल्टीटास्क मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम में बहुत ज्यादा काम, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन नजदीक में कुछ गाना बजते रहे तो मेरा पढ़ाई में अटेंशन आते हैं। ऐसा चीज हम सुनते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों के बारे में। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए, जितना अटेंशन बच्चे को पढ़ाई में देना चाहिए था उसमें से थोड़ा गाना में भी चला जाएगा, क्योंकि गाना लगाने से उनको अच्छा लगता है, मतलब उनका अटेंशन गाना में भी है एट द सेम टाइम, तो डेफिनेटली उसी समय में पढ़ाई में हमारा ध्यान थोड़ा सा होने से भी कम रहेगा। तो मल्टीटास्किंग किसी भी हालत में प्रिफरेबल नहीं है पढ़ाई के मामले में। ओके, अगेन खाना पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ओके, और अच्छे से रेस्ट लेना और अच्छा स्लीप, अच्छा नींद लेना, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे ब्रेन को अच्छा रखते हैं। और ये सब एक्टिविटीज में, सब चीज में पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है और बच्चे को सपोर्ट करना पड़ता है। ओके, ये चीज अगेन जो चीज हम पढ़ते हैं ना, उसी चीज का एक सर्वे करना, एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत डिटेल्स में पढ़ना और उससे नोट डाउन करना कि क्या क्या चीज हमें समझ में आया, क्या नहीं आया, वो चीज नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी होता है, सो दैट हम नेक्स्ट डे वो चीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं पेरेंट्स से या फिर टीचर से या फ्रेंड्स से। ओके, अगेन जो चीज हमें समझ में आ गया वो चीज का हम एक छोटा नोट बना सकते हैं कि ये चीज, हाँ ये पढ़ के मेरा हो गया। ये पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ अभी ना, ये मेनली एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। जो चीज आपका पढ़ के हो गया वो चीज का एक छोटा छोटा नोट डाउन करके मैंने रख लिया कि हाँ इतना हो गया। और एट द सेम टाइम जो चीज करना बाकी है अभी भी, ओके, जो चीज पढ़ना बाकी है उसी का एक टू डू लिस्ट, मतलब क्या करना बाकी है वो वाला लिस्ट में हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या होगा, पॉसिबल हो तो हमारे स्टडी टेबल के सामने हम वो चीज को स्टिक करके यानी छोटा पेपर में लिख के लगा सकते हैं। जो हो गया तो इट्स फाइन। ओके, जो नहीं हुआ टू डू लिस्ट में है तो उसमें से भी हम एक भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आंख के सामने लिख के लगा हुआ है। ओके, और जो चीज उसमें करके खत्म हो गया वो चीज को हम कट करके रख सकते हैं। और पूरा लिस्ट का एक्टिविटीज हमारा खत्म हो गया करके वी अचीव दैट, तो हम वो सीट को हटा सकते हैं। उसी जगह में डेफिनेटली दूसरा कोई सीट आ सकता है बिकॉज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरा चीज भी वहां पे आ सकता है हमारा टारगेट बोल के। ओके, अगेन बच्चों का क्या होता है, कोई भी एग्जाम में, कोई भी टेस्ट में जो मिस्टेक्स हुआ है बच्चों का, तो वो मिस्टेक को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि क्यों मिस्टेक हुआ, ये गलती मेरे से क्यों हुआ। डेफिनेटली पता लगेगा है तो मेरा प्रैक्टिस कम हुआ था, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आया था, नहीं तो मुझे याद नहीं रह रहा था।
लिखने में अच्छा नहीं हुआ इसीलिए। ओके, तो वो जब हम एनालाइज करेंगे वही सॉल्यूशन निकल गया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, टीचर से पूछिए। ओके, याद नहीं रह रहा है तो रिवीजन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इस तरीके का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, 5R हम कर सकते हैं। ये 5R क्या होता है? 5R में पहले आता है रीडिंग, यानी कोई भी एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, पहले उसको एक बार रफ रीडिंग कर लीजिए। देन होता है रिसाइट, यानी सेकेंड टाइम उसको पढ़िए। डेफिनेटली सेकेंड टाइम जब हम पढ़ेंगे ना, हम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीजें हमको समझ में आ ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड होता है रिकॉल, यानी हमने क्या पढ़ा वो चीज हम थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ और एक बार पढ़ लेते हैं। फोर्थ होता है रिवाइज, यानी और एक बार हम थोड़ो पढ़ लेते हैं। थोड़ो पढ़ने से हमें याद रहेगा। ओके, और इतना स्टेप्स हम जब कर लेते हैं, अल्टीमेटली 5th स्टेप में रिटेन हो जाता है, यानी हम जो पढ़ते हैं, जिसको हमने स्टडी किया, ओके, वो चीज हमें याद रह जाता है। ओके, तो ये 5R बहुत ही जरूरी होता है। और अभी मैं बोलने वाली हूँ कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल प्रेजेंट टाइम है, कोविड टाइम, तो ये कोविड टाइम में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा अपने माइंड को भी रिफ्रेश करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें 2-4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए जो फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हमारे घर में नहीं है, मान लीजिए कोई दूसरा जगह में रहते हैं या समथिंग, या फिर हमारे कोई अच्छा फ्रेंड्स, तो उन लोग के साथ बात करने के लिए एक टाइम फिक्स कर सकते हैं हम। मान लीजिए कि 3 डेज में एक बार या फिर वीकली वंस हम कर सकते हैं कि वीडियो कॉल करें या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करें, करके अच्छे से हम बात करें। ओके, और दोस्तों के साथ बात करने से क्या होता है, मन बहुत रिफ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अदर देन दैट हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो हॉबीज होता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का जो हॉबीज मैं बोलना चाह रही हूँ, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जैसे कि मान लीजिए रीडिंग हो, कोई भी चीज, राइटिंग हो, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो। ओके, जो चीज हम घर के अंदर ही रह के कर सकते हैं, वो सब एक्टिविटीज में हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं। ओके, दैट विल बी ए फूड टू द माइंड। ओके, अगेन हमें गार्डनिंग पसंद है, हम गार्डनिंग भी कर सकते हैं अगर बाहर निकलना ना पड़े तो, क्योंकि अपना सेफ्टी भी देखना जरूरी है। और पेरेंट्स को हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज में मदद करके भी थोड़ा टाइम हम डिवोट कर सकते हैं। ये जो टीवी का या कोई भी न्यूज चैनल का, जैसे कि न्यूज आते रहते हैं, अभी कैसा न्यूज आएगा, ज्यादातर वही आएंगे कि कोविड में ऐसे इतने लोगों का डेथ हो गया, ये हो गया, वो, यही आएंगे। ओके, यही सब न्यूज आते रहेंगे। तो बात क्या है, न्यूज में बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा थोड़ो नहीं जाना है हमें, क्योंकि बात यह है कि जो न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो झूठ है, पर बात यह है कि हम इतना ज्यादा थोड़ो जान के भी हम क्या कर सकते हैं, कैन वी चेंज द सिनेरियो? कभी नहीं। तो बात यह है, हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि हम खुद को सेफ रख सकते हैं, हमारे फैमिलीज को हम सेफ रख सकते हैं, और सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपना सकते हैं अच्छे से, स्ट्रिक्टली। ओके, उतना ही हम कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। और जितना कर सकते हैं उतना हमें पता ही है, तो वैसे ही ज्यादा ये सब न्यूज देख देख के अपने मन को ज्यादा दुखी नहीं करना ही बेहतर है। ओके, मैं इस टॉपिक के अंदर आप लोग के साथ ये बात शेयर किया। तो नेक्स्ट टाइम फिर दूसरा कोई टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।